नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। चीन से विवाद और जम्मू कश्मीर के मसले पर सर्वदलीय बैठक, विदेश मंत्री और गृह मंत्री ने दी हालात की जानकारी, आम राय बनाने की कोशिश। मणिपुर में फर्जी मुठभेड़ की सीबीआई जांच के आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई सरकार की आपत्तियां, सेना, असम राइफल्स और पुलिस पर आरोप। नागालैंड के सियासी संकट में नया मोड़, विधानसभा का आपात सत्र बुलाने पर मुख्यमंत्री और राजभवन आमने सामने। राज्यपाल ने कहा शनिवार तक साबित करें बहुमत। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विस्फोटक की होगी एनआईए जांच, सदन से प्रस्ताव पारित, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। नीट का रिजल्ट नहीं होगा रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दांव पर है 6 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य, फिर से परीक्षा कराने की मांग खारिज। और आइए देखते हैं पहली खबर। चीन से सीमा विवाद और जम्मू कश्मीर की स्थिति पर सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक की, जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विपक्षी नेताओं को ताज़ा हालात की जानकारी दी। सोमवार से शुरू हो रहे सत्र से पहले सरकार दोनों मुद्दों पर आम राय बनाने की कोशिश कर रही है। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वाम दलों समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की आवाज पर हुई इस बैठक में सरकार की ओर से गृह मंत्री के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री अरुण जेटली, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई अधिकारी शामिल हुए। इसमें भारत चीन सीमा विवाद को लेकर मौजूदा स्थिति और जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी गई। बैठक में सरकार ने साफ किया कि डोकाला सीमा पर चीन पुरानी स्थिति में बदलाव कर सड़क निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। भारत इस इलाके में चीन की घुसपैठ को रोकने के लिए मुस्तैद है। भारत, भूटान और चीन की इस सीमा पर पिछले 3 हफ्तों से भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव बना हुआ है। चीन भारत से अपने सैनिक पीछे हटाने की मांग कर रहा है, वहीं भारत पुरानी स्थिति बहाल करने की मांग कर रहा है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले और कश्मीर में बढ़ती हिंसा को लेकर सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और इस बैठक के बारे में और जानकारी के साथ अखिलेश सुमन जुड़ रहे हैं। अखिलेश, जाहिर है कि दोनों ही इश्यूज काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हैं और सेंसिटिव भी हैं, इस लिहाज से ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण रही। बिल्कुल बिल्कुल बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण रही और विदेश सचिव ने जो नेता उपस्थित थे उन लोगों को बताया कि भूटान की टेरिटरी में चीन घुस गया है और वैसी स्थिति में भारत के जो रणनीतिक हित हैं उन रणनीतिक हितों पर भी इसमें खतरा हो सकता है। इसीलिए भारत की सेना वहाँ डटी हुई है और जब तक कोई ऐसी स्थिति नहीं आती है कि चीन इस बात का या तो इस तरह के सड़क बनाना बंद करे, तब तक भारत के पक्ष नहीं है, भारत के हित में नहीं है कि भारतीय सेना पीछे हटे। और दूसरा जो ब्रीफिंग हुआ वह ब्रीफिंग हुआ अमरनाथ के बारे में। अमरनाथ यात्रा के दौरान जो लोग मारे गए और उसके बाद जो सुरक्षा स्थिति थी, वहाँ सुरक्षा स्थिति पे लोगों ने सवाल खड़े किए और वैसी स्थिति में सरकार ने कहा कि हमारी तरफ से ऐसी हर तरह के उपाय किए जा रहे हैं ताकि जो अमरनाथ के यात्री हैं उन यात्रियों को सुरक्षा मिले। लेकिन जिस तरह की आतंकवादी हरकतें हैं और चीन और पाकिस्तान का जो एक नेक्सस बन रहा है, उस नेक्सस के खिलाफ भी हम लोगों को एक स्वर में आवाज़ उठानी होगी और पार्लियामेंट का आगे आने वाला जो सत्र है उस सत्र से सभी राजनीतिक दलों को मिलकर एक ऐसा संदेश देना चाहिए ताकि आतंकवाद के खिलाफ भी एकजुट स्वर जाए। और दूसरा, चीन का जो यह हमला है, जो यह एक तरीके से जो दूसरे देशों की सीमा में घुसने का की जो यह प्रवृत्ति है, चीन की यह प्रवृत्ति, इस प्रवृत्ति पर रोक लगे। जी शुक्रिया अखिलेश, पूरी बातचीत करें आपका। और इस मसले पर स्टूडियो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अदिति फडणवीस, पॉलिटिकल एडिटर, बिजनेस स्टैंडर्ड से। अदिति, स्वागत है आपका। दोनों बहुत ही सेंसिटिव इशू माने जा रहे हैं और मैं कहूँ कि जब से ये मामले चल रहे हैं विपक्षी दलों की ओर से लगातार सवाल भी सरकार पर किए गए। किस तरीके से इस कदम को आप देखती हैं सरकार के, खासतौर पर जब संसद का सत्र सामने हो?
निश्चित रूप से सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यदि संसद का सत्र इसी में गुजर जाए तो हमको भी नुकसान होगा, सरकार को भी नुकसान होगा, विपक्ष को भी नुकसान होगा। तो कोशिश ये है कि उसको शुरू होने से पहले अच्छी तरह से ब्रीफिंग की जाए, लोगों को समझाया जाए कि वहाँ क्या हो रहा है, और एक तरह से इन कॉन्फिडेंस लिया जाए कि हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, ताकि सब लोग एक मत तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा एक स्वर में बोले। इन सब चीज़ों पर अगर हाउस विभाजित हो जाता है, या तो पार्टी लाइन के तहत या पार्टी लाइन के अनुसार, या फिर विपक्ष वर्सेस रूलिंग पार्टी के, रूलिंग कोएलिशन के की लाइंस पर, तो वो बहुत ही नुकसान करेगा। तो लोग भी ये चाहेंगे, भारत के जितने लोग हैं वो चाहेंगे कि एक ही आवाज़ में इन सब चीज़ों की भर्त्सना हो और पूरी तरह से चीज़ समझ में आए कि समस्या क्या है वहाँ पर। और क्योंकि अब तक जो खबरें भी आ रही थी वो मीडिया के ज़रिए खबरें आ रही थी, और ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि सदन जब देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हो तो उन्हें सही जानकारी मिल रही हो। और मेरे ख्याल से वहाँ पर NSA मौजूद हैं, वहाँ पर विदेश सचिव मौजूद हैं, तो बेहतर है कि सीधी जो एक जानकारी है वो मिलेगी, और उसके ज़रिए जो विपक्षी दल हैं, जो तमाम दूसरे दल हैं, वो भी शायद समझ पाएंगे कि हालात असल में हैं क्या, और सरकार जो बता रही है, जो करना चाह रही है, उसके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से सरकार ने कोशिश ये की है, और उसकी सराहना भी होनी चाहिए, कि एक तरह से विपक्ष को इन द लूप रखा जाए, ताकि उनको समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है और सरकार क्या सोच रही है और क्या करने जा रही है। इधर उधर से खबरें आएंगी तो आधी बात समझ में आती है, आधी नहीं समझ में आती है, आधी फैक्चुअल होती है, आधी नहीं होती है, तथ्यों पर आधारित नहीं होती है, इससे बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो मेरे ख्याल से यही चाह रही है सरकार कि सब पुख्ता हो, और विपक्ष को ऐसा न लगे कि वो कुछ है ही नहीं और सरकार सब कुछ है और सरकार ही चला रही है नीति। मेरे ख्याल से सरकार ये भी जानना चाहेगी कि विपक्ष के क्या सुझाव हैं, हमें क्या करना चाहिए, आगे कैसे जाना चाहिए। तो भारत एक स्वर से बोले, मेरे ख्याल से इसके पीछे ये मंशा है, और अच्छा भी है, ऐसा ही होना चाहिए जी। और चीन को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा जो मसला है वो चीन को लेकर है, और जिस तरीके से वहाँ पर अब तक चीनी कदम सामने आए हैं, बयानबाजी हो रही है, किस तरीके से इस मसले को आप देखती हैं, और जो टैकल करने की बात हो रही है, सरकार पर कई बार आरोप भी लगे, और जो ये कदम है इसके साथ सरकार असल में उन कदमों को सही ठहराने की भी कोशिश कर सकती है, सुझावों के साथ एक नई दिशा में बढ़ने की बात भी हो। देखिए, संसद का दायित्व है कि नीति बनाए। संसद का दायित्व, संसद जो बयान आ रहे हैं और जिस तरह से बोला जा रहा है और जिस तरह से आपस में झगड़ा हो रहा है, वो संसद का काम नहीं है। संसद का काम है कि वो नीति बनाए और सधे हुए शब्दों में और बहुत ही सहज तरीके से ये इस समस्या का समाधान करे। उसमें सरकार कोशिश ये कर रही है कि विपक्ष भी आ जाए, और चीन बहुत ही संवेदनशील, वो जहाँ पर ये पूरा सीमा का उल्लंघन हुआ है, वो बहुत ही संवेदनशील इलाका है। तो इसीलिए वहाँ पर फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बाउंड्री डिमार्केटेड नहीं है। तो हमारी बाउंड्री कहाँ शुरू होती है, उनकी बाउंड्री कहाँ ख़त्म होती है, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। और वो इलाका भूटान का है, भूटान के साथ हमारी एक संधि है, और वो संधि 1999 की है, और फिर 2007 में उसे दोबारा से लागू किया गया है। तो कुल मिला के इन सब चीज़ों के चलते मेरे ख्याल से वहाँ पर तनाव बढ़ाना ये किसी के हित में नहीं है। और भूटान में अभी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आई है 2008 में, तो उससे भी कुछ नई चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली हैं। कुछ चेंज हुआ, कुछ नज़र आ रहा है आपका? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भूटान में कि हमें भारत के साथ दोस्ती बरकरार रखनी चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें चीन के साथ दोस्ती का हाथ मिलाना चाहिए, क्योंकि हम लोग हमेशा चीन से नहीं लड़ सकते हैं। चीन के 14 ऐसे देश हैं जिनके साथ चीन की लैंड बाउंड्री है, और उसमें से डिस्प्यूट केवल भारत और भूटान के साथ है। बाकी सारे देशों के साथ जहां पर झगड़ा चल रहा था, उन लोगों ने सुलझा लिया है, रिजॉल्व कर लिया है। तो ये हमें क्या बताता है?
ये हमें ये बताता है कि भूटान और भारत एका कर लें तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एका कर ले और उसमें चीन दुश्मन बने तो ये अच्छी बात नहीं है, और ये कभी भी फिर से उभर के आ सकती है और उससे लोगों का नुकसान है जी। तो विकास नहीं होगा वहाँ पर, टेंशन लगा क्रिएट होंगी। हाँ। जिस तरीके से ये बैठक है इसके बाद ठीक सत्र शुरू होगा सोमवार से, क्या अदिति ऐसा लगता है कि क्योंकि चीन और अमरनाथ यात्रा जिस तरीके का हमला हुआ, खासतौर में चीन को इसलिए लग रहा है क्योंकि सबसे बड़ा मसला यही दिखेगा, सरकार जिस तरीके के कदमों के साथ आ जाई, उम्मीद कर सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों में एक रेजोल्यूशन पास करके कोई एक वॉइस में भी आगे एक बयान इस तरीके की बात? मेरे ख्याल से कोशिश सरकार की तो यही होगी कि एक मोशन पास किया जाए, लेकिन हमने ये भी देखा है कि बयान कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट के और लोगों के किस तरह के आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ी उठापटक तो संसद सदन में होगी और थोड़ी सवाल जवाब भी होंगे। अब उसका सुर क्या होगा ये इस समय कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन निश्चित रूप से विपक्ष तो चाहेगा कि सरकार घेरे में आए, सरकार जवाब दे है, और लेकिन हमें ये उम्मीद होनी चाहिए, ये मतलब ये प्रार्थना होनी चाहिए हर भारतीय की कि झगड़ा बहुत ज़्यादा न हो और आपस में एक स्वर में भारत क्या करना चाहता है इस पे एका हो संदेश दिया जाए वहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। मैं चाहता हूं कि जब मैं दिल्ली चलो कहूं तब आपके दिलों में ऐसी चीख गूंजे जो अंग्रेजों में खौफ और दहशत भर दे। हवाओं में वो आग है कि जल उठे चराग है, हवाओं में वो आग है कि जल उठे चराग है, हवाओं में वो आग है कि खोलने से ख्वाब है। चलो दिल्ली उतार के तिरंगा संभाल के This trial and its judgment shall be remembered throughout history. नागालैंड में राजनीतिक संकट गहरा गया है। बहुमत साबित करने के लिए आपात सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल पीबी आचार्य और मुख्यमंत्री लीजित्सु में मतभेद बढ़ गया है। 3 दिनों में दूसरी बार है जब राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को संविधान का पालन करते हुए सदन में अपना बहुमत साबित करने को कहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विशेष सत्र बुलाने से इनकार कर दिया था। नागालैंड में जारी सियासी संकट ने अब नया मोड़ ले लिया है। मुख्यमंत्री शुरहोजेली लीजियात्सो और राज्यपाल पीबी आचार्य के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। लीजियात्सो सरकार के आपात सत्र बुलाकर बहुमत साबित करने से इनकार करने के बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को फिर चिट्ठी लिखी है और शनिवार तक विधानसभा का सत्र बुलाकर बहुमत साबित करने को कहा है। चिट्ठी में कहा गया है कि मुख्यमंत्री लीजियात्सो पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग के 44 विधायकों के समर्थन के दावे को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये मुद्दा सत्तारूढ़ एनपीए का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि उनके पास सदन में बहुमत है या नहीं इससे जुड़ा है। उनके पास मौजूदा दस्तावेज से ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री लीजियात्सो सदन का बहुमत खो चुके हैं।
इसलिए उन्हें तुरंत सत्र बुलाकर बहुमत साबित करना चाहिए। इससे पहले मुख्यमंत्री शुरहोजेली लीजियात्सु ने मंत्रिमंडल के साथ बैठक की थी। इसमें राज्यपाल की ओर से जारी निर्देश पर चर्चा हुई और विधानसभा का आपात सत्र नहीं बुलाने का फैसला किया गया। बैठक के बाद बयान जारी किया गया कि राज्य मंत्रिमंडल की राय है कि एनपीएफ के आंतरिक मामलों पर चर्चा या सुलझाने के लिए विधानसभा का आपात सत्र बुलाने का कोई औचित्य नहीं है, वो भी ऐसे समय जब आगामी प्रथम विधानसभा सीट पर 29 जुलाई को उपचुनाव होना है और आचार संहिता लगी हुई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि राज्यपाल केवल मंत्रिमंडल की सलाह और सलाह से ही सदन की बैठक, सत्रावसान और भंग कर सकते हैं। दरअसल नागालैंड में उस ऐसी संकट खड़ा हो गया था जब रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग ने राज्यपाल से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था और 59 विधायकों में से 41 विधायकों के समर्थन का दावा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने सदन में विस्फोटक मामले की जांच एनआईए से कराने का प्रस्ताव रखा और इस घटना के बाद विधान परिसर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई कदमों का ऐलान हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक एफआईआर भी दर्ज की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विस्फोटक पदार्थ मिलने को सुरक्षा में बड़ी सेंध माना गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की एनआईए जांच का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने आम राय से मंजूर कर लिया। मुख्यमंत्री ने इसे आतंकवादियों की घातक साजिश बताया। यह एक गंभीर प्रकरण है और जो चीजें आ रही हैं, मुझे लगता है कि इसके बारे में हम लोगों को सबको विचार करना होगा कि यह सीधे सीधे सेंध है इस विधान भवन की सुरक्षा पर लगाने का, और इस प्रकार की शरारत करने की छूट हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कई सुरक्षा उपायों की घोषणा भी की। अब विधान भवन में सभी दरवाजों पर पीएससी की क्विक रिस्पांस टीमें तैनात होंगी। पूरे शरीर की जांच करने वाले स्कैनर लगाए जाएंगे। विधायकों और उनके प्रतिनिधियों को जारी एंट्री पास रद्द किए जाएंगे। विधायकों को सिर्फ एक वाहन के लिए पास मिलेगा। बिना पास वालों को विधान भवन परिसर में घुसने नहीं दिया जाएगा। विधान भवन के कर्मचारियों की पुलिस जांच होगी। पुलिस का अधिकारी, विधान भवन का अधिकारी ऐसा कहीं जांच का आग्रह करता है तो हमको स्वयं को तत्पर रहना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। विधानसभा के अंदर और नेता विपक्ष की कुर्सी के नीचे अगर विस्फोटक कोई चीज मिलती है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है। ये विस्फोटक बुधवार को सफाई कर्मचारियों को नेता विपक्ष की कुर्सी के पास मिला था। एफएसएल से जांच कराने पर इसे प्लास्टिक विस्फोटक या पीईटीएन पाया गया। इसकी मात्रा 150 ग्राम थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर में फर्जी मुठभेड़ से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार और सेना के ऐतराज को खारिज करते हुए फर्जी मुठभेड़ के 62 मामलों की जांच के आदेश दिए। इन सभी मामलों में गुवाहाटी और मणिपुर हाई कोर्ट की ओर से न्यायिक जांच के आदेश दिए गए थे। सीबीआई निदेशक को 2 हफ्तों के भीतर जांच टीम बनाने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिली एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में आरोप लगाया गया कि 2000 से 2012 के बीच मणिपुर में फर्जी मुठभेड़ के 1528 मामले सामने आए। याचिका में इन मामलों की जांच और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की गई। इस मामले में जुलाई 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने 265 मामलों की जांच की सलाह दी थी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कभी भी आर्मी पुलिस के खिलाफ मणिपुर में ऐसा इन्वेस्टिगेशन हो, एफआईआर रजिस्टर होना है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, शायद अरेस्ट भी हो सकता है, ये कभी नहीं हुआ। तो हमारे देश के लिए ये ऐतिहासिक ऑर्डर है। अलग गोरखालैंड के आंदोलन को आज 1 महीना पूरा हो गया। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और सिलीगुड़ी में आज भी कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। छुटपुट हिंसा के बीच भारी जुलूस निकले। हिंसा के मद्देनजर केंद्र सरकार सीआरपीएफ की 4 कंपनियां वहां पर भेज रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 3 सदस्यीय खंडपीठ को केंद्र ने कहा कि वहां पहले से सीआरपीएफ की 11 कंपनियां मौजूद हैं। इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने सरकार से अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ी भेजने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम सरकार की ओर से याचिका पर सुनवाई करते हुए NH-10 पर आवाजाही को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल दाखिले के लिए हुई नीट परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि इससे 6 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य पर असर पड़ सकता है।
कोर्ट में अलग अलग पेपर सेट के चलते मेरिट पर सवाल उठाते हुए एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में फिर से परीक्षा कराने की मांग थी, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया। उधर मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के MBBS और BDS के लिए 85% कोटा राज्य बोर्ड के छात्रों को देने के फैसले को रद्द कर दिया। साथ ही कोर्ट ने संबंधित संस्थाओं को एक नई मेरिट लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं। साथ ही दाखिले के लिए काउंसलिंग को भी नियमानुसार करने का आदेश दिया है। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ और बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। असम के सलबारा और धीमाजी में हालात खराब हैं। राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में केंद्र की टीम ने हालात का जायजा लिया। डूबते घर और मजबूर लोग, हर गुजरते वक्त के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ से हालात खराब हैं। केंद्र की टीम बाढ़ का जायजा लेने के लिए मणिपुर में है। टीम ने राज्य का दौरा कर हालात की जानकारी ली। The present situation of the flood is very worse. असम में भी कुछ यही हाल है। सलमारा और धुबरी में स्थिति गंभीर बनी हुई है। सलमारा में शुक्रवार को 2 बच्चे पानी में डूब गए। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की तादाद 52 हो गई है। कुछ जगहों पर बारिश रुकने से हालात सुधरे हैं। ब्रह्मपुत्र और धनसिरी नदियों में पानी कम हुआ है। असम के 26 जिलों में बाढ़ से 17 लाख लोग पीड़ित हैं। हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के 3 गेंडे पानी में डूब गए। अरुणाचल प्रदेश में भी बाढ़ और भूस्खलन से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। केंद्र की टीम ने अरुणाचल प्रदेश में स्थिति का जायजा लिया। केंद्र ने भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। रेनफॉल जब हेवी हो जाते हैं तो इस तरह से कोई दुर्घटना ना हो, तो हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह तो गांव में करते हैं। और हमारे जितने भी जो जिला है तो वो जिला प्रशासन भी सभी गांव और शहरों में उसका जो अवेयरनेस कैंपेन जो वो करते हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश से लोग परेशान हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरने से यातायात बाधित रहा। बिहार और मध्य प्रदेश में भी बारिश परेशानी का सबब बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज हंगरी एंड एडवेंचर नामक किताब का विमोचन किया। इसका लेखन हंगरी में राजदूत रहे M.A. रहमान ने किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हंगरी का इतिहास और संस्कृति को जानने के लिए ये किताब उपयोगी हो। कार्यक्रम में भारत में हंगरी के राजदूत और दूसरे देशों के पूर्व राजनयिक मौजूद। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर तिमांशु धूलिया राज्यसभा टीवी की फिल्म राग देश के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंचे। रेड फोर्ट ट्रायल पर आधारित फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे कुणाल कपूर और मोहित मारवा भी प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंचे। फिल्म 28 जुलाई को रिलीज होनी है। फिल्म के स्टार कास्ट से खास बातचीत की राज्यसभा टीवी संवाददाता अनु दीवान ने। INA की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। ये कोई आम केस नहीं, कोर्ट मार्शल है। भारत की आज़ादी के कुछ ऐसे पन्ने जिनके बारे में हमने बहुत कम सुना था, लेकिन अब जल्द ही एक पिक्चर के रूप में आपके सामने आएंगे। पूरी फिल्म राग देश की पूरी फिल्म की टीम हमारे साथ है। तिग्मांशु सर हैं, डायरेक्टर मोहित मारवा एंड कुणाल कपूर। सर, सबसे पहले आपसे एक सवाल, राग देश टाइटल ये आपने नाम क्यों चुना? ये फिल्म उस जन्म का संगीत है, तो हमने कहा राग देश। अब एक हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल में एक देश राग करके एक राग भी है, तो मुझे वो स्ट्राइक किया, मैंने ये स्ट्राइक किया। और मुझे दिमाग में बहुत चला था ग्रिफिथ की फिल्म बर्थ ऑफ ए नेशन। मैंने कहा बर्थ ऑफ ए नेशन, राग देश, देश राग। मैंने कहा राग देश, यही है वो टाइटल। मैं इतिहास का छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ, इतिहास से प्रेम करता हूँ, इतिहास को एक नज़रिए से देखना चाहता हूँ, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा तरजीह दी है इसको। हमारे साथ फिल्म के मेन लीड्स मोहित मारवा और कुणाल कपूर भी है। मोहित, सबसे पहले आप जो है कर्नल सहगल का रोल प्ले कर रहे हैं, आपके लिए उनको समझना कितना बड़ा चैलेंज?
चैलेंज तो था क्योंकि वो मुझसे काफ़ी हटके थे, उनकी जो पर्सनैलिटी थी और पर मैंने क्या किया कि मैंने चीज़ें ऐसी ढूंढी जो हमें कुछ सिमिलर चीज़ें मिल सके, वो सिमिलैरिटीज़ मैंने ढूंढी, उन्हें अपना बनाया। कुणाल, आप रंग दे बसंती के बाद आपके लिए ये ऐसा एक मौका था जिसमें आप मेजर जनरल का रोल प्ले कर रहे हैं। ये रोल के बारे में थोड़ा सा बताइए और ये कितना आपके लिए चैलेंज रहा है ये रोल? ये रोल शाहनवाज़ खान ऑब्वियसली प्ले कर रहा हूँ मैं, और मुझे शाहनवाज़ खान बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगे। चैलेंजिंग ये था जैसे सर कहते हैं हम सबको मार्च पास करने में सिंक में मार्च पास करने में बहुत चैलेंजिंग लगा, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट चैलेंजिंग ये था कि उस दौर की, एक तो जैसे मैंने कहा मानसिकता को समझना, दूसरा बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी उस ज़माने में। लोग चलते अलग तरीके से थे, बैठते अलग तरीके से थे, बोलते अलग तरीके से थे, तो उस सबको अपनी फिजिकलिटी में लेकर आना, अपनी आवाज़ में लेकर आना, वो चैलेंजिंग था हम सब के लिए। तो ये थी हमारे साथ पूरी टीम राग देश की। फिल्म रिलीज़ हो रही है अगले हफ्ते 28 जुलाई को। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, नोएडा। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।